Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 1, the medieval period. So student, as you all know, history is a very vast subject. History बहुत ही vast subject है, सबको पता है ना बच्चा। तो हमें पढ़ने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियंस है उन्होंने हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है बच्चा? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट जो आप क्लास 6 में ख़त्म कर चुके हैं वो था एंशियंट हिस्ट्री। अब आप लोग क्लास 7 में हैं, तो अब आप लोग पढ़ रहे हैं मिडेवल हिस्ट्री। और जब बच्चा आप क्लास 8 में जाओगे तो आप पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री। और ये कैटेगराइजेशन किया सिर्फ इसलिए है कि हम इसको इजीली पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है, चलें आगे। So student, we can divide world history into 3 broad periods: ancient, medieval and modern. Each period covers many centuries. Students, various centuries are there in one period. Okay, and the length of the period may differ from one part of the world to another. एक पर्टिकुलर कंट्री में एंशियंट पीरियड कब से कब तक रहेगा, मिडवल पीरियड कब से कब तक रहेगा, ये डिफर करेगा बच्चा वन कंट्री टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये जो मिडेवल पीरियड है जो आप क्लास 7 में पढ़ने वाले हो, ये यूरोप में बेटा स्टार्ट हो जाता है 5th सेंचुरी में, पर 8th सेंचुरी में स्टार्ट होता है हमारे इंडिया में। तो एक पर्टिकुलर पीरियड का टाइम कब स्टार्ट होके कब तक रहेगा, ये बिल्कुल डिफर करेगा कंट्री टू कंट्री, एरिया टू एरिया। कैसे बच्चा? एग्जाम्पल में बताया है कि यूरोप में जो मिडिवल पीरियड है वो 5th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ और हमारे इंडिया में 8th सेंचुरी से। ठीक, कोई बात? सो स्टूडेंट, हम इस बुक में किसको पढ़ने वाले हैं? इंडिया के मिडिवल पीरियड को। तो जो इंडिया का मिडिवल पीरियड था वो 8th सेंचुरी से स्टार्ट होके 18th सेंचुरी पे ख़त्म होता है। 8th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और कब ख़त्म होता है बच्चा? 18th सेंचुरी में ख़त्म होता है। अगर हम इसको डेट्स में लिखना चाहें तो ये 1701 से स्टार्ट होके 1800 पे ख़त्म होता है। आई बात समझ में? 8th सेंचुरी से 18th सेंचुरी तक जो पीरियड रहा उसे इंडियन हिस्ट्री में कौन सा नाम दिया है बच्चा? हमने हमारा मिडवल पीरियड यहाँ से स्टार्ट होता है। जबकि यूरोप का भी हमने देखा, यूरोप में ये स्टार्ट हो जाता है 5th सेंचुरी से। बहुत सारे डेवलपमेंट हुए इस पीरियड में जो उसे डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है फ्रॉम प्रीवियस पीरियड दैट वाज एंशियंट। आई बात समझ में? ये जो पीरियड था 8th to 8th सेंचुरी वाला, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई, बहुत सारे डेवलपमेंट ऐसे हुए जो इसको डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है? अलग कर देता है। किससे अलग कर देता है? एंशियंट पीरियड से अलग कर देता है। अब हम लोग देखेंगे कौन सी डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं, मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो बच्चा जो मिडवल पीरियड है इंडिया में उसको हम 2 पार्ट्स में, 2 फेसेस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है अर्ली मिडेवल पीरियड जो 8 से 13 सेंचुरी तक रहा। 8 से 13 सेंचुरी तक रहा वो था हमारा अर्ली मिडेवल पीरियड। और जो लेटर मिडेवल पीरियड था वो रहा 13 to 18 सेंचुरी। तो आप इंडिया के मिडवल पीरियड को 2 फेसेस में डिवाइड कर सकते हो। एक था अर्ली फेज जो रहा 8 से 13 सेंचुरी और दूसरा रहा लेटर मिडेवल जो रहा 13 से 18 सेंचुरी। क्या क्लियर है? चलो, अब जो हिस्ट्री है मिडवल पीरियड की, उसका जो सेंटर है वो है पावर स्ट्रगल। क्या है बच्चा? पावर स्ट्रगल। और ये पावर स्ट्रगल किसके बीच में हो रहा था बच्चा? रीजनल किंगडम्स के बीच में। रीजनल मतलब प्लेस की बात हो रही है, जगहों की बात हो रही है। तो जगहों के लिए, रीजन के लिए जो पावर स्ट्रगल चला, ये सेंटर पॉइंट था किसका? मिडिवल पीरियड का। दोनों ही जगह, हमारे इंडिया के नॉर्थ में भी और इंडिया के साउथ में भी। इससे क्या हुआ बच्चा? फ्रिक्वेंटली बहुत सारे किंगडम्स राइज होते और फॉल कर जाते, बिकॉज एवरीबडी इज रेडी टू फाइट विथ अदर। इन दिस वे वन किंगडम इज राइजिंग एंड सून इट इज फॉलिंग। क्लियर हुई बात? हिस्टोरियंस ने जो मिडिवल पीरियड को बताया है तो उन्होंने बोला इसकी सेंटर में एक ही चीज़ हमने सबसे ज़्यादा देखी भाई, यह पावर स्ट्रगल बहुत था एमंग रीजनल किंगडम्स।
नॉर्थ में भी हो रहा था और साउथ में भी हो रहा था। इससे क्या हो रहा था, बहुत सारे किंगडम फ्रिक्वेंटली में राइज कर रहे हैं और फ्रिक्वेंटली में फॉल कर जा रहे हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो थी राजपूत किंगडम नॉर्थ की एंड चोल किंगडम साउथ की। चोल किंगडम साउथ की और राजपूत किंगडम नॉर्थ की। अब बच्चा एक बात और सुन लें कि बेटा आपका टीचर हो सकता है इसको चोला बोले, क्या बोले, चोला, है ना, पर बेटा ये चोला नहीं है, ये चोल किंगडम है, चोल राजवंश। वो चोल ल ला लिखा है उन्होंने और हम बेचारे गरीब इसको ला पढ़ने लग गए। अगर इंग्लिश में बात करें कि उनको एल लिखना है तो ये तो एल हो गया, पर उनको जब ला लिखना होता तो वो कैसे लिखते थे, ल, है ना। तो बेटा ये चोल किंगडम है, चोल साम्राज्य। अब मुझे पता है कि ये चोल किंगडम है तो मैं इसे चोल किंगडम ही बोलूँगी ना, मैं इसे चोला किंगडम नहीं बोलूँगी। ऐसे ही कुछ लोग बेटा, जब हमें पता है कि हमारी इंडिया की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही महान किंग रहे हैं तो इनका नाम अशोक है भाई, पर कुछ टीचर्स इसको भी क्या पढ़ने लग जाते हैं, अशोका। क्यों बोलना है अशोका, हमें पता है इसका नाम अशोक है ना, सम्राट अशोक। चलो, तो स्टूडेंट्स ये जो चोल किंगडम है ये साउथ में थी और जो राजपूत किंगडम थी वो कहाँ पर थी बच्चा, नॉर्थ में थी। द डिस्टिंक्टिव कल्चर कैरेक्टरिस्टिक्स, और इन देखो हम बात करें यहाँ पर रीजनल किंगडम्स की, तो बच्चा इस रीजनल किंगडम में आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, बहुत सारे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जो रीजन टू रीजन वेरी करते हैं। सो स्टूडेंट ये हमें पता है कि हर रीजन का एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफरेंट कल्चर है। पर बेटा जब एक किंग जो अपने एरिया में रह रहा था, जब एक किंग, हमने देखा ना यहाँ पर कंटिन्यूसली फाइट हो रही थी, जब ये बी किंग को युद्ध में हरा के बी किंग के एरिया में रूल करने लग जाएगा तो इसका जो कस्टम है, कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो इस एरिया तक फैल जाएगा। इस बात में कुछ ऐसा है जो समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं है। देयर वॉज कंटिन्यूस फाइट बिटवीन द किंग्स, सो व्हेन वन किंग इज विनिंग द टेरिटरी ऑफ अनदर किंग, there he will surely spread their culture, their custom and their ट्रेडिशन। वो अपना कल्चर, अपना कस्टम, अपना ट्रेडिशन उस एरिया में भी स्प्रेड करेगा, उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश करेगा, होगा ना ऐसा। जो लेटर मिडिवल पीरियड था स्टूडेंट, उसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे इन्वेजन्स हुए। किसने किए बेटा, ये मुस्लिम कनक्यूरर्स ने किए, जो कहाँ से आ रहे थे बच्चा, सेंट्रल एशिया से बहुत सारे मुस्लिम कनक्यूरर्स आ रहे थे जो इंडिया को इन्वेड कर रहे थे, लूटने के पर्पज़ से आ रहे थे। और इनमें से जो मेन है वो है टर्क्स, जिनको हिंदी में तुर्क बोला जाता है। टर्क्स, अफगान्स, मुगल्स। हु? टर्क्स, अफगान्स, मुगल्स। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ पावरफुल मुस्लिम डायनेस्टी। और उसी पीरियड में, मिडिवल पीरियड में हमने देखा कि मुगल डायनेस्टी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और बहुत ही अच्छे तरीके से इंडिया में राइज कर गई। आप लोग देखें, पहले तो हम लोग देखेंगे स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे मुगल डायनेस्टी, ठीक है। तो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो सेंट्रल एशिया से आए लोग थे, भले ही वो टर्क हों, अफ़गान हों, मुग़ल हों, ये लोग आए इंडिया में और यहाँ पर पावरफुल तरीके से इन्होंने अब एरिया को होल्ड किया और प्रॉपर राइज लिया, जैसे कि खिलजी, तुगलक, मुगल्स। खिलजी, तुगलक, मुगल्स। दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ पावरफुल मुगल डायनेस्टी। यहाँ पर बहुत सारी पावरफुल मुगल डायनेस्टीज़ आई इसी पीरियड में, मिडवल पीरियड में। उनमें से थे खिलजी, तुगलक, मुगल। खिलजी, तुगलक, मुगल। अंडर their rule, Islamic custom influenced political, economic and social cultural life in India। ऑब्वियसली बात है बेटा, सेंट्रल एशिया से ये लोग आ रहे हैं, पहले टर्क्स आ रहे हैं, फिर अफगान्स आ रहे हैं, मुगल्स आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है दे आर ब्रिंगिंग विद देम देयर कल्चर। वो अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आ रहे हैं, ला ही रहे हैं ना। कौन सा कल्चर ला रहे हैं, कौन से कस्टम ला रहे हैं, इस्लामिक कस्टम्स लेके आ रहे हैं, जो हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स को, इकोनॉमिक्स को, सोसाइटी को और हमारे कल्चर को अफेक्ट करेगा ही करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। इससे बेटा ग्रोथ हुई, किसकी ग्रोथ हुई, इंडो इस्लामिक कल्चर की। किसकी ग्रोथ हुई स्टूडेंट्स, इंडो इस्लामिक
कल्चर की। कोई भी रूलर जब किसी और कंट्री पे अटैक करने के लिए जाता है बच्चा, तो अटैक करते टाइम तो वो कल्चर ट्रेडिशन नहीं लेके जाता है, पर अटैक करके अगर उस टेरिटरी को जीत लेता है ना, तो वो अपना कल्चर वहाँ ज़रूर स्प्रेड करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता ही है अपने कल्चर से। जैसे कि जब टर्क आए, अफ़गान आए, मुगल्स आए, जब वो यहाँ आके रह गए, अपनी डायनेस्टी इन्होंने एस्टेब्लिश कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है इस्लामिक कल्चर भी इंडिया आ गया, और फिर यहाँ से इंडियन तो हम थे ही, इस्लामिक कल्चर और आ गया, तो यहाँ पर ग्रोथ हुई यूनिक इंडो इस्लामिक कल्चर की। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स हम लोग देखेंगे जैसे जैसे 15th सेंचुरी का एंड होगा, यूरोपियन ट्रेडर्स बिगेन डायरेक्ट ओवरसीज ट्रेड विथ इंडिया। यूरोपियन ट्रेडर्स डायरेक्टली ट्रेड करने लग जाएंगे इंडिया के साथ में। स्टूडेंट फिर से मैं एक बार बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पता होगा, दैट इज़ वेरी ओके, नहीं पता होगा तो सुनो। 15th सेंचुरी कब से स्टार्ट होगी बेटा? 1401 से स्टार्ट होगी और कब ख़त्म होगी? 1500 पे। आई बात समझ में? तो जब ये इसका एंड चल रहा था, मतलब 1480s 1490s में जब हम थे, तब इंडिया के साथ डायरेक्ट ओवरसीज़ इंटरनेशनल ट्रेड होने लगा था, ओवरसीज़ ट्रेड होने लगा था किसका? यूरोपियन ट्रेडर्स का। अब यूरोप बेटा, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, यूरोप कंट्री नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो पहले 1498 में इंडिया आए पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा। कौन आगे बच्चा? वास्को द गामा। आई बात समझ में? तो पहला यूरोपियन जो इंडिया आया वो 1498 में वास्को द गामा था। ठीक है, द पोर्तुगीज वर द फर्स्ट टू अराइव, और वो उसमें से पोर्तुगीज में भी नाम किसका लोगे? पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को ड गामा व्हेन ही अराइव्स इन 1498। कहाँ आया? कैलीकट। कहाँ आया बेटा? कैलीकट आया, कलकत्ता नहीं समझ लेना, कैलीकट, जिसका आज का नाम है कोझिकोड। तो पहले आए पोर्तुगीज, पोर्तुगीज को फॉलो करते हुए आए इंग्लिश, फिर डच, फिर फ्रेंच। पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, फ्रेंच। ठीक है, 15th सेंचुरी का बिल्कुल एंड चल रहा था, 1490 मैंने बताया ना आपको, 1498 में वास्को डी गामा आए, है ना। तो एंड जब 15th सेंचुरी का होने लगा स्टूडेंट्स, 15th सेंचुरी फिर से मैं बता रही हूँ, वो पीरियड है जो 1401 से स्टार्ट होके 1500 पे ख़त्म हो जाएगा। तो 1498 एंड ही हुआ 15th सेंचुरी के एंड में। पहला यूरोपियन ट्रेडर जो इंडिया आया, पहले यूरोपियन कंट्री जो इंडिया के साथ ट्रेड करने आई, डायरेक्ट ओवरसीज ट्रेड करने आई, वो थी पोर्तुगीज, उसके बाद इंग्लैंड, उसके बाद डच और फिर फ्रांस। फ्रेंच, Dutch and French. The French and the English were the main rival trading powers in India. अगर आया तो बेटा देखो कौन भी आ गया, पोर्तुगीज भी आया, डच भी आया, इंग्लैंड भी आया और फ्रांस भी आया, पर जो मेजर पावर राइवलरी थी वो किस किस के बीच में थी बच्चों? फ्रेंच और इंग्लैंड के बीच में ही थी। आई बात समझ में? चले आगे। बाय द मिड 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिड में, मतलब हम बात कर रहे हैं 1750 1760 की, द इंग्लिश ऑस्टेड द फ्रेंच एंड बिकेम द लीडिंग फोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो स्टूडेंट ये जो इंग्लैंड था बहुत ही दुष्ट और बहुत ही पापी था, इसने ऑस्ट किया किसको ऑस्ट किया बच्चा? फ्रेंच को। ऑस्टेड का मतलब होता है, आउटस्टेड का मतलब होता है स्टूडेंट बाहर निकाल देना। क्या मतलब होता है? बाहर निकाल देना। आई बात समझ में? तो भाई जो इंग्लिश थे उन्होंने फ्रेंच को बाहर निकाल दिया, या पूरी तरह बाहर नहीं निकाला बच्चा। तो ये जो आज का जो पौंडीचेरी देखते हो, बस उतनी जगह पर फ्रांस को लिमिट करके रख दिया। तो मिड 18th सेंचुरी द इंग्लिश आउटस्टेड फ्रेंच एंड बिकेम द लीडिंग पॉलिटिकल फोर्स इन इंडिया। अकेले पूरी की पूरी सत्ता, पूरी पावर किसके पास आ गई? अंग्रेजों के पास आ गई, इंग्लिश के पास आ गई, और फ्रांस वर आउटस्टेड इन अ लिमिटेड एरिया। एंड स्टूडेंट ये जो टाइम रहेगा जब ये सब कुछ होगा, यहाँ से मार्क होगा आपका मॉडर्न पीरियड। ठीक है, मिडवल पीरियड ख़त्म होगा और इंडिया का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। चले आगे, चलो।
इम्पोर्टेंस ऑफ जोग्राफिकल नॉलेज। बेटा हिस्ट्री पढ़ना है तो जोग्राफी ज़रूरी है भाई। जब किसी जगह की जोग्राफी जानोगे तभी तो हिस्ट्री को समझोगे। चलो, नोइंग द रीजंस ज्योग्राफी हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री बेटर। जब किसी पर्टिकुलर प्लेस की आपको जियोग्राफी पता होगी तभी आप उसकी हिस्ट्री बेटर समझ पाओगे। इन दिस मैप्स आर ऑफ ग्रेट हेल्प। इन सब के लिए आपको मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी। दे शो द जोग्राफिकल फीचर्स ऑफ अ रीजन। एक मैप ही है जो आपको रीजन के जोग्राफिकल फीचर्स बता पाएगा, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ रिवर्स हैं, कितना डेंस फॉरेस्ट है, ये आपको कौन बता पाएगा बच्चा? मैप्स। और मैप से ही आपको पता चलेगा कि एक रीजन के रेफरेंस में दूसरा रीजन कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है। एंड द रीजन्स लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू अदर रीजन, एक एक के रिस्पेक्ट में दूसरा कहाँ पर लोकेटेड है ये भी आपको मैप ही बताएगा। ठीक, कोई बात, जैसे मैं अगर बोलूँ कि चाइना कहाँ है तो चाइना इंडिया के नॉर्थ में है, श्रीलंका कहाँ है तो श्रीलंका इंडिया के साउथ में है। तो इंडिया के नॉर्थ में चाइना है, इंडिया के साउथ में श्रीलंका है, ये बताने के लिए मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? मैप की हेल्प लेनी पड़ेगी ना। चलो, सच इंफॉर्मेशन में एक्सप्लेन वाई अ रीजन प्रॉस्पर्ड और वॉज फ्रिक्वेंटली इन्वेडेड। जब तक मैप आपके पास नहीं होगा बच्चा, आपको ये रीज़न कभी समझ में नहीं आएगा कि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जो प्रॉस्पर है, एक पर्टिकुलर प्लेस जो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर है तो वो क्यों है, क्यों एक पर्टिकुलर एरिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर गया, ये भी आपको मैप के थ्रू पता चल सकता है। और ये भी आपको मैप के थ्रू पता चल सकता है कि किसी एरिया को फ्रिक्वेंटली क्यों लूटा गया, क्यों इन्वेड किया गया, और कोई एरिया क्यों आइसोलेटेड रह गया। ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं मैप से आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी है। कोई एरिया क्यों फ्लोरिश कर गया, प्रॉस्पर बन गया, कोई एरिया इतने ज़्यादा इन्वेजन्स क्यों झेल गया, इतनी लूटपाट वहाँ पर क्यों हुई, और क्यों कुछ एरियाज अभी तक आइसोलेटेड रहे, यू कैन वेरी वेल नो विद द हेल्प ऑफ मैप। यस, तो बच्चा मैप बनाने का जो स्किल है उसे हम बोलते हैं कार्टोग्राफी। तो कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ मैप। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टोग्राफी? आर्ट एंड साइंस of making map. What is cartography बच्चा? Art and science of making map is called cartography, and the person who is making map is called cartographer. Cartography or map making was unknown in ancient India बच्चा। मैप मेकिंग की अगर हम बात करें या कार्टोग्राफी की बात करें तो इन दोनों का ही बहुत ज़्यादा क्या प्रैक्टिकली ये चीज़ें अननोन थी एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में ये दोनों ही चीज़ें, कार्टोग्राफी मैप मेकिंग, थी ही नहीं। द वर्ल्ड वाइड ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड एक्सपांशन ऑफ एम्पायर ड्यूरिंग मिडवल पीरियड। देखो बच्चा, मिडवल पीरियड आया तो वर्ल्ड वाइड ट्रेड होने लगा, है ना। एक कंट्री दूसरी कंट्री से चीज़ों को मंगवाने लगी, एक्सप्लोर करने लगी, ओवरसीज ट्रेड हुआ, हम शिप से ट्रेड करने लगे बच्चा। तो यहाँ से हमें नीड हुई कि एक नीड है कि हमारे पास एक्यूरेट मैप रहे, हमें पता रहे कि अगर मुझे इंडिया से अरेबियन पेनिनसुला जाना है तो कैसे जाना है, अरेबियन पेनिनसुला से अफ्रीका को क्रॉस कैसे करना है, अफ्रीका क्रॉस करके मेडिटेरेनियन सी कहाँ पर है और मुझे यूरोप में कैसे पहुँचना है। इन सब के लिए मेरे पास मैप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं वो कंट्री हूँ, मेरे पास बहुत सारे स्पाइसेस हैं, कॉटन है, टेक्सटाइल है, और मुझे इनको यहाँ भी सेल करना है, यहाँ भी सेल करना है, यहाँ भी सेल करना है। तो व्हाट आई रिक्वायर्ड मैप। तो बेटा जैसे ही मिडवल पीरियड में ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर गया तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट आई? मैप की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो अरब्स थे और जो यूरोपियंस थे जिन्होंने लॉन्ग जर्नी ली, ओवर लैंड एंड सी, लैंड और सी दोनों की जर्नी ली, उन्होंने कार्टोग्राफी को डेवलप किया। कॉन्टेक्ट विद अरब एंड यूरोपियंस इंट्रोड्यूस इंडिया टू कार्टोग्राफी। और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट थे अरब के साथ बच्चा, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था यूरोपियंस के साथ, इनके थ्रू ही हमने भी किसको जाना? कार्टोग्राफी को जान लिया। जो मैप है जो 1.1 में दिखाया है वो बनाने वाले थे 12th सेंचुरी में अल इद्रिसी 12th सेंचुरी में जो पहला मैप बना, सॉरी चलो,
जो मैप आपको 1.1 में दिया हुआ है वो बनाया है अल-इदरीसी ने 12th सेंचुरी में। वो मोरक्को के थे, मोरक्को के कार्टोग्राफर थे। ये जो मैप है वो साउथ जोन एट द टॉप। वैसे हम लोग मैप कैसे बनाते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पर भैया जो अल-इदरीसी का मैप है उसमें साउथ ऊपर है। मतलब ये जो इंडिया है, इंडिया के नीचे लटका हुआ श्रीलंका है, श्रीलंका ऊपर होगा और इंडिया नीचे होगा। चलेंगे अभी हम दिखाती हूँ मैं आपको मैप, चलो दिखाई देती हूँ पहले। तो बच्चा ये है वो मैप, दिखा, चलो। तो ये रहा यूरोप, ये रहा टर्की, ये अरेबिया और ये रहा हमारा इंडिया, और ये इंडिया के नीचे लटका हुआ श्रीलंका। ठीक हुई बात। और ये रहा चाइना। पर आज का अगर हम मैप बनाए तो ये रहा हमारा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, ये रहा चाइना। यहाँ पे जाओगे तो ये रहा आपका अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला से अफ्रीका, और यहाँ पर मिलेगा यूरोप। पर ये तो नॉर्थ टू साउथ अप्रोच हो गई, पर अल-इदरीसी ने तो साउथ टू नॉर्थ बनाया है। ये साउथ और ये नॉर्थ। तो ये रहा इंडिया, ये रहा श्रीलंका, ये रहा चाइना, टर्की, अरेबिया एंड यूरोप। आया। किसने बनाया, अल-इदरीसी ने बनाया। और अल-इदरीसी कौन है, मोरक्को कार्टोग्राफर। अरेबिया देखो सेंटर में दिखाया, अभी मैंने दिखाया ना आपको, अरेबिया सेंटर में था। लेफ्ट में, अरेबिया के लेफ्ट में इंडिया है। साउथ इंडिया के ऊपर जो आइलैंड दिख रहा है वो प्रोबेबली श्रीलंका, प्रोबेबली क्या, शायद की ज़रूरत ही नहीं, वो श्रीलंका ही है। बिलो अरेबिया टर्की है, हम लोगों ने देख लिया। फिर यूरोप है। मिडवल पीरियड में जो कार्टोग्राफी थी वो और ज़्यादा एक्यूरेट होने लगी। मिडवल पीरियड के एंड में जब तक आप पहुँचोगे स्टूडेंट, आपको एक्यूरेट कार्टोग्राफी मिलेगी। मोस्ट मैप ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू दिस पीरियड वर ड्रॉन बाय सेलर। और उस टाइम में बहुत सारे मैप हमें जो मिले हैं, बनाने वाले कौन थे बच्चा, सेलर। क्योंकि यही जब समुद्र में निकलते थे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो मैप की इन लोगों को ही पड़ती थी। हु वर मोर फेमिलियर विद द कोस्टल रीजन। कुछ लोग थे जो कोस्टल रीजन को ज़्यादा जानते थे। ये जो मैप है ये कोस्टल एरिया को बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखाते हैं। इतना इंटीरियर एरिया से इनका रिलेशन नहीं था, इतना इंटीरियर एरिया को इन्होंने नहीं बताया है। प्लेस नेम्स, जो मिडवल में मैप्स हैं, एंड द राइटिंग ऑफ मिडवल ऑथर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे मिडवल ऑथर्स थे, मिडवल मैप्स थे, जिससे हमें बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती है मिडवल टाइम की। पर बेटा जो प्लेस के जो नेम गिवन है, मेंशन है, वो आज चेंज हो गए हैं। जैसे हिस्टोरियंस हैज़ टू फाइंड आउट द नेम्स। अब इस केस में क्या प्रॉब्लम हो गई है कि जगहों के नाम ही बदल गए हैं, तो हिस्टोरियंस को फाइंड आउट करने में ये मुश्किल होती थी कि मुश्किल होगी कि भैया कैसे उस पर्टिकुलर एरिया को किस नाम से बताया जाए। ये कौन बताएगा फिर हमें, हिस्टोरियंस। प्रॉब्लम तो हिस्टोरियन को भी फेस करनी पड़ती होगी। अब बच्चा मिडवल टाइम में, मिडवल पीरियड में बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी, लॉरियट्स ने भी इंडिया को विज़िट किया। उसमें से एक थे अल-बैरूनी। अल-बैरूनी कहाँ से थे, सेंट्रल एशिया के स्कॉलर थे। ठीक है। Medieval scholars who visited India were Al-Biruni, a famous Central Asian scholar, and Ibn Battuta, a scholar from Tangier। ठीक है, तंजायर बोले तो नॉर्थ अफ्रीका। देखो एक स्कॉलर आए जो कहाँ से आए, सेंट्रल एशिया से आए, उनका नाम था अल-बैरूनी। फिर एक स्कॉलर आए जिनका नाम था इब्न बतूता, वो आए कहाँ से, तंजायर से, जो कहाँ पर है, नॉर्थ अफ्रीका में है। इनकी जो राइटिंग थी बच्चा, इन्होंने जो भी कुछ लिखा है, ये एक वैल्यूएबल जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है, किसकी, मिडवल इंडिया की। अल-बैरूनी ने मास्टरी हासिल कर ली थी बेटा, उन्होंने संस्कृत सीख ली, संस्कृत में मास्टरी हासिल कर ली। उन्होंने बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसफ़र कर दिया। उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था किताब अल हिंद किताब अल हिंद, किताब ए हिंद या किताब अल हिंद। किसके ऊपर लिखी उन्होंने, इंडिया में। अल-बैरूनी ने संस्कृत बहुत अच्छे से सीख ली, संस्कृत सीख के उसने बहुत सारी संस्कृत बुक्स को ही हैज़ रिटन अगेन इन अरेबिक। ठीक है, अरेबिक लैंग्वेज में लिख ली। फिर ही हैज़ रिटन अ बुक नेम्ड किताब अल हिंद, किताब अल हिंद, जिसमें उन्होंने इंडिया को डिस्क्राइब किया, इंडिया को लिखा। इब्न बतूता केम टू इंडिया इन द 14th सेंचुरी। इब्न बतूता इंडिया 14th सेंचुरी में आए। हिज वर्क रिहल डिस्क्राइब द ट्रेवल इन इंडिया।
His work Rihala describes the travel in India. इबन बतूता की जो बुक थी उसका नाम था रिहाला, जिसने उन्होंने इंडिया में जो ट्रैवल किया उसकी ब्रीफ हिस्ट्री लिख दी। कीपिंग रिकॉर्ड्स, अगर हम मिडवल किंगडम्स की बात करें बच्चा, जो इंडिया में थी, एक एलाबोरेट सिस्टम था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, लार्ज स्केल पे ट्रेड हो रहा था, वेरियस क्राफ्ट्स वर फ्लोरिशिंग, रिलीजियस एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ वर गोइंग ऑन, and all this required keeping of records. Students, when you started doing trade on a large scale, accounting, writing of records, keeping of record become a necessary thing. So in medieval period, paper come to wide use as राइटिंग मटेरियल। स्टूडेंट इस टाइम तक पेपर का यूज़ होने लगा था राइटिंग के लिए। जो पेपर डॉक्यूमेंट थे वो आज भी हमारे पास अवेलेबल हैं, मतलब जो हमारे पुराने लोग थे उन्होंने उनको प्रिजर्व करके रखा, प्रिजर्व करके मतलब संभाल के रखा है। कहाँ पर? आर्चीव्स में रखा है। आर्चीव क्या होता है बच्चा? आर्चीव इज़ अ कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। वेयर व्हाट इज़ आर्चीव? म्यूजियम में चीज़ों को आप रखते हो, मूर्तियों को रखते हो, कॉइन्स को रखते हो, डायमंड को रख देते हो, थिंग्स को रखते हो। बट स्टूडेंट आर्चीव में आप डॉक्यूमेंट्स को रखते हो, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, फैमिली किंग का कोई रिकॉर्ड है, दिस ऑल यू आर गोइंग टू केप्ट इन आर्चीव्स। ये सब आपको कहाँ मिलेगा बच्चा? आर्चीव्स में मिलेगा। तो ये जितने भी हम बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ क्राफ्ट था, एक एलोबरेट सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, लार्ज स्केल पे ट्रेड होता था, दीज ऑल आर preserved, you can have it, you can see it, and archive. जितने भी मेडुअल डॉक्यूमेंट्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, उनमें बच्चा लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड भी मिले हैं। लैंड रेवेन्यू मतलब टैक्स सिस्टम की बात हम कर रहे हैं। लैंड ग्रांट्स, बहुत सारे जो प्रीस्ट थे उनको ज़मीनें दान में मिल जाती थी। जो जितना भी रिलीजियस लिटरेचर पे काम होता था, सेक्युलर वर्क जो होता, देखो कुछ बुक होती हैं जो बेसिकली जिनका फोकस धर्म के ऊपर होता है उनको हम बोलते हैं रिलीजियस लिटरेचर, पर कुछ बुक होती हैं जिनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें हम सेक्युलर बुक्स बोलते हैं। जैसे जितने भी ट्रैवलर होते हैं, तो ट्रैवलर किसी धर्म के बारे में तो नहीं लिख के जाएगा बच्चा, वो तो उसने ट्रैवलिंग के टाइम में कितना कुछ देखा वो लिख के जा रहा है। हिस्ट्री की बात हो गई, साइंस की बात हो गई, तो ये सेक्युलर वर्क में आ जाएगा। बहुत सारी जो हिस्टोरिकल वर्क्स थे वो प्रशस्तीज थी। क्या थी बच्चा? प्रशस्ति और यूलॉजीज। ठीक है, तो बच्चा प्रशस्ति मीन्स होता है इन प्रेज ऑफ, किसी की प्रशंसा में कही हुई बातें प्रशस्ति। आ स्पीच और few lines writing material who praises somebody, eulogies। प्रशस्ति इन praise of मतलब प्रशंसा में लिखी हुई चीज़ें। ये जो राइटिंग थी ये किसी को प्रेस करती थी, यूजुअली वो जिसको प्रेस करती थी वो रूलर ही होता था। आप लोगों ने देखा होगा ना, वो ये लोग बुक वगैरह लिख के राजा के पास ले जाते थे, राजा उस बुक को पढ़ के खुश होता था, फिर वो अपनी माला ज्वेलरी वगैरह निकाल के इनको दे देता था ना, कुछ वैसा ही। तो मतलब बेटा प्रशस्ति 100% सही होगी हम इसकी गारंटी नहीं ले सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑलवेज राइटिंग टू प्रेज समबडी, और बेसिकली वो समबडी होता था रूलर। एक एक्सेप्शन है इसमें बच्चा, वो एक्सेप्शन है प्रशस्ति का, एक एक्सेप्शन है जो लिखी है कल्हांस राज तरंगिनी। कल्हान राइटर का नाम है, राज तरंगिनी बुक का नाम है, जिसके अंदर बच्चा 12th सेंचुरी में जो कश्मीर था उसकी हिस्ट्री लिखी गई है। तो अगर पूछा जाए कि सारी प्रशस्ति में प्रशंसा ही लिखी हुई है, प्रेज ही किया गया है, तो बोलना नहीं भाई, एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन है कल्हान की बुक राज तरंगिनी, जो कश्मीर के ऊपर लिखी गई है, वो भी कब का? 12th सेंचुरी का। एज अ ट्रू स्टोरियन कल्हान रेफर टू डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, ट्रू स्टोरियन की तरह ही हमारे जो कल्हान थे उन्होंने डिफरेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को रेफ़र किया, इंस्क्रिप्शन को देखा, कॉइन्स को देखा, फैक्ट को चेक किया और फिर ही कुछ लिखा। ठीक है। नाउ ग्रोथ ऑफ न्यू लैंग्वेजेस। बहुत सारे स्कॉलर्स थे, ऑफिशियल्स थे पूरे इंडिया में जो संस्कृत में, पर्शियन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिख रहे थे। अब बात आएगी बच्चा बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस की, जिनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ रीजनल किंगडम्स में। जैसे कि तेलंगानी कहाँ पर यूज़ होती थी बेटा? तेलंगाना।
कन्नड़ का यूज़ होता था कर्नाटका में, सिंधी का यूज़ होता था सिंध में, कश्मीरी कश्मीर में, अवधी एक हिंदी का ही फॉर्म है उत्तर प्रदेश, गुजरी गुजरात में, एंड गौरी इन बंगाल। गौरी इन बंगाल, गुजरी इन गुजरात, कश्मीरी इन कश्मीर, अवधी इन उत्तर प्रदेश, कर्नाटका कन्नड़, तेलंगानी तेलंगाना। अब इनमें भी काम हो रहा है बच्चा, बहुत सारा लिटरेरी जो वर्क है वो इन डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी कंपोज हुआ है। ये जो वर्क है ये भी हमें बहुत सारी हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। सो स्टूडेंट, I'm going to end this video here only. If you have any doubt, any problem, do write in comment section. And if you want to give any feedback, do write in comment section.